हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। और आप सबका स्वागत करता हूँ द स्मार्ट स्टडी कॉर्नर में। मैं इससे पहले आप लोग को फर्स्ट चैप्टर का क्लास ले चुका हूँ आधुनिक भारत का। तो आज मेरा कक्षा 8 के इतिहास के पाठ्यक्रम से जो मैंने आधुनिक भारत पढ़ा रहा हूँ, तो उसमें आज मेरा सेकेंड लेक्चर है। ठीक है, तो सेकेंड लेक्चर में जो टॉपिक, सेकेंड चैप्टर का जो टॉपिक है मेरा, वो क्या है? व्यापार से साम्राज्य तक। कैसे कैसे विदेशी कंपनी इंडिया पे आए और व्यापार करने के ढोंग से, उसके बाद यहाँ पे कैसे कैसे अपना साम्राज्य स्थापित किए, तो उसी को आज हम लोग पूरी डिटेल से जानेंगे। ठीक है, देखिए हम एक आप लोग के लिए एक रफ डायग्राम बनाए हैं जिसको समझने में आसान होगी। यूरोपियन कंपनी का आगमन कैसे कैसे हुआ इंडिया पे, तो आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एक ट्रिक है, PDEDF। PDEDF इसका मतलब है, फर्स्ट में जो कंपनी आई थी इंडिया में, विदेशी कंपनी आई थी, वो पुर्तगाल की थी। ठीक है, इसी तरह डी है, डी से डच कंपनी थी। और तीसरा नंबर पे जो इंग्लैंड है, जो बहुत सालों से यहाँ पे राज्य किए, वो इंग्लैंड की कंपनी थी, जिसको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हम लोग बोलते हैं। और चौथा में जो डी है, उसमें डेनिश की कंपनी आई थी, डेनमार्क की। और जो पांचवा कंपनी है, वो लास्ट में, सबसे लास्ट में, वो फ्रांस की कंपनी थी। तो इसमें हम लोग देखेंगे कैसे कैसे एक सिलवार से कैसे कैसे विदेशी कंपनियां आई हैं इंडिया पे, उसको तो देखिए हम लोग एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। रफ डायग्राम बनाए हम। देखिए ये नॉर्थ अमेरिका, इसको हम लोग मान लेते हैं, इसको साउथ अफ्रीका अब अमेरिका मान लेते हैं। इसी तरह ये यूरोप है और ये अफ्रीका है, ये एशिया है, ये ऑस्ट्रेलिया, और इसके नीचे जो यहाँ पे है आपको अंटार्कटिका मिल जाएगा। तो सबसे पहले यूरोप के लोग ने अपना बिजनेस को दूसरा देश में खोजने के लिए उन लोग समुद्री मार्ग का खोज किया। तो सबसे पहले एक कोलंबस नामक ये था, नाविक था, जो कि भारत की खोज में निकला कि भारत की खोजने के लिए हम जा रहे हैं समुद्र के मार्ग से। तो भारत के न खोज के वो यहाँ नॉर्थ अमेरिका पहुँच गया। नॉर्थ अमेरिका पहुँच गया 1992 ईस्वी में। तो इसीलिए अभी भी जो नॉर्थ अमेरिका के जो तटवर्ती क्षेत्र पे आदमी लोग रहते हैं, उन लोग को हम अभी भी वहाँ पे रेड इंडियंस के नाम से जाने जाते हैं। तो आपको यदि कहीं पे क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि रेड इंडियंस कहाँ की जनजाति है, तो आप उसको इंडिया की नहीं मार के आप नॉर्थ अमेरिका ही मारेंगे। ठीक है, इसी तरह से सेकेंड में जब और एक व्यक्ति है जो कि भारत की खोज में फिर से निकला, वो लास्ट में आके अफ्रीका पे ही लास्ट में अफ्रीका पे रुक गया, जिसका नाम था बार्थोलोमो डिया, जो भारत तक नहीं पहुंच पाया और अफ्रीका के लास्ट पॉइंट बिंदु, जो दक्षिणतम बिंदु है, वहीं पे उससे उसका ये हो गया, वहीं पे रुक गया। ठीक है, इसी तरह थर्ड में जो है, जो लास्ट तक पहुंच गया इंडिया तक, उसका नाम है वास्को डिगामा, जो कि 1498 में, इसी तरह वो समुद्री मार्ग से आते 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 वो इंडिया की खोज कर लिया एशिया में। ठीक है, तो ये आप सभी जानते होंगे, वास्को डिगामा ने समुद्री मार्ग की खोज की है यूरोप से लेके एशिया तक का। और जो वास्को डिगामा थे, वो केरल के काली तट पे सबसे पहले आए, और यहाँ से जब आए थे वो, तो यहाँ के से अपने लिए मसाले ले गए थे। इंग्लैंड जब गए, वो यूरोप गए, तो यहाँ से मसाले ले गए थे, जिसका उन्होंने 60 गुना बेनिफिट हुआ। जब यहाँ से गए तो उन मसाले का यहाँ से ले गए तो उनको 60 गुना बेनिफिट हुआ। ठीक है, तो इसी को लेकर वो बहुत ही लालची हो गए। उसके बाद से यहाँ पे अपना बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आ गए। ठीक है दोस्तों, मेरा छोटा सा प्रयास है आप लोगों को समझाने का। आशा करते हैं आपको ये डायग्राम समझ में आ गया होगा। इसी तरह देखिए, जब हड़प्पा सभ्यता चलता था, जब जब समुद्री मार्ग का वास्को डिगामा ने खोज नहीं किए थे, उससे पहले भी भारतीय लोग है यूरोप के साथ, उन लोग का बिजनेस चलता था। वो कैसे चलता था, देखिए आपको मैं एक डायग्राम के थ्रू बता रहा हूँ। ठीक है, इसी तरह ये यूरोप है, ये अफ्रीका है। तो देखिए यूरोप और अफ्रीका के बीच में आप वर्ल्ड मैप में देखेंगे तो आपको भूमध्य सागर नजर आ जाएगा। ठीक है, भूमध्य सागर के बाद यहाँ पे आप आएंगे तो आपको यहाँ तो भूमि भूमि जैसा दिखेगा, जहाँ पे वहाँ से जो ट्रेडिंग के लिए, व्यापार के लिए जो सामान लाते थे, ये भूमध्य सागर को पार करने के बाद ये भूमि पे उतारते थे, फिर यहाँ से लेके फिर यहाँ तक लाते थे।
वहाँ से जो जो भी साधन है वहाँ से लाने का उसको लाते थे। उसके बाद यहाँ देखिए लाल सागर दिख रहा होगा, लाल सागर बहुत पतले में है, बट आपको मैं ये डायग्राम पे थोड़ा बड़ा बता के दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। देखिए लाल सागर पे लाने के बाद फिर यहाँ से फिर नाव में बैठाते थे, उसके बाद से लाके यहाँ पे इंडिया लाते थे। तो ये जब हड़प्पा सभ्यता काल में जब बिजनेस चलता था उस समय की ये बात है, ठीक है। तो इसको वेनिस के व्यापारिक जो इटली हैं अभी यूरोप में, इसका वेनिस पड़ता है, वहाँ पे इटली एक शहर है, इटली में एक वेनिस शहर है। तो वहाँ का व्यापारी लोग ये लाल सागर को उन लोग कब्जा कर लिया था। तो इसीलिए उन लोग को जो इंग्लैंड वाले थे उन लोग को अलग रास्ता ढूंढना पड़ा। ये रास्ते से उन लोग किसी को नहीं आने दे रहे थे, ठीक है, वेनिस के जो व्यापारी लोग थे। इसी तरह यहाँ फारस की खाड़ी पड़ता है, फारस की खाड़ी में अरबी प्लस तुर्की, अरबी और तुर्की लोग के यहाँ पे अपना ये कब्जा कर लिया था। तो इस क्षेत्र से उन लोग को ट्रेडिंग करने की अनुमति नहीं थी। इस वजह से उन्होंने फिर दूसरे रास्ते की खोज की है, समुद्री मार्ग रास्ते से, और आके यहाँ पे इंडिया तक पहुँचे। और ये काफ़ी महंगा भी पड़ जाता था। एक बार नाव में चढ़ाओ, फिर भूमि पे आएगा, फिर भूमि से ट्रांसपोर्ट करो, फिर नाव में चढ़ाओ, फिर लाने के, तो इस तरह से उन लोग ज़्यादा महंगा भी पड़ जाता था। तो एक तरह से उन लोग, अब देखिए यहाँ पे देखिए पुर्तगाली जो कंपनी है सबसे पहले आई इंडिया पे। तो पुर्तगाली के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। पुर्तगाली कंपनी है, देखिए पुर्तगाली के जो तीन मेजर जो थे वो तीन थे। देखिए फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जिसने शांत जल की नीति को अपनाया। शांत जल की नीति दैट मीन्स वो जो गोवा, सबसे पहले उन लोग गोवा पे आए, कोचीन पे आए थे, सॉरी कोचीन पे आए थे। उसके बाद जो नीचे में जो पूरा समुद्री इलाका है उसको उन लोग कैप्चर कर लिया, पानी का हिस्सा को अधिकार कर लिया, पानी के हिस्सा को पूरा वो अधिकार में ले लिया, ताकि कोई दूसरा कंपनी आके यहाँ पे तटवर्ती क्षेत्र में कोई विदेशी कंपनी आके हम लोग को ई ना करे, ठीक है। इसी तरह से और दूसरा जो आदमी थे वो अल्बुकर्क, जिसको फ्रांसी पुर्तगाली कंपनी का मेन संस्थापक माना जाता है, अल्बुकर्क को, जिसने गोवा को जीत लिया, गोवा को आदिल शाही से जीत लिया था अल्बुकर्क ने। और सती प्रथा को बंद कराया था। सती प्रथा को इसलिए बंद कराया था ताकि जो यहाँ पुर्तगाली लोग थे, इंडियन से उन लोग का शादी नहीं हो सकता था, इसीलिए जो पति मरने के बाद जो औरत विधवा हो जाती थी, तो इसी उन लोग शादी करने के लिए सती प्रथा को बंद करवाया था उन लोगों ने, ठीक है। और दूसरे में है अपने फायदे के लिए वो के लिए सती प्रथा को बंद कराया था। और तीसरे गोवा अभी भी आप जानते होंगे, गोवा अभी भी बहुत सारे पुर्तगाली लोग गोवा में अभी भी हैं। जो कि हम गोवा जो 1947 में जब मेरा भारत आज़ाद हुआ उस समय गोवा आज़ाद नहीं हुआ था, आप सभी को पता होगा। गोवा जब आज़ाद हुआ 1961 में, गोवा फिर से हम लोग को फिर से पुर्तगाली लोग से लड़ाई करके उसको जीतना पड़ा। और जो तीसरा है वो नूना डी कुन्हा, जो गोवा को राजधानी बना दिया और दमन और दीव को भी जीत लिया। तो ये तीन मेन जो ये थे वो पुर्तगाली लोग थे। अब देखिए पुर्तगाली के बाद जो आते हैं इंडिया पे वो है डच लोग। डच लोग वो नीदरलैंड पे, हॉलैंड एक जगह पुराना नाम है उसका, हॉलैंड था, नीदरलैंड से है, ठीक है। तो जैसे ही डच लोग आते हैं वो पुर्तगाली लोग से ज़्यादा ताकतवर होते हैं। उसके बाद मालाबार तट है जो केरल के साइड, इस साइड में पूरा वो मालाबार तट को डच लोग उन लोग कैप्चर कर लेता है, ठीक है। और पुर्तगाली के सारे व्यापारिक कोठी को जीत लेते हैं डच लोग। तो पुर्तगाली के पास सिर्फ बम्बई बचा था जिसको ब्रिटिश को दहेज में दे दिया। अब दहेज में कैसे दे दिया आपको हम कहानी के थ्रू बता रहे हैं। जो ब्रिटेन के जो राजा थे ना, वो पुर्तगाल के महारानी के साथ में उनका विवाह कर दिया गया। तो इस तरह से पुर्तगाल लोग ब्रिटेन को वो दहेज में दे दिया, ठीक है। तो अगला जो कंपनी आता है हम लोग का वो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अगला जो कंपनी है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, जो कि अंग्रेज लोग हम लोग बोलते हैं। तो हम लोग इसको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को काफ़ी डिटेल से हम लोग को पढ़ना है कक्षा 8 के बुक में। तो हम लोग इसको पूरी डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप थोड़ा वीडियो लंबा होगा बट कोई बात नहीं, आपको पूरी अच्छी तरह से समझ में भी तो आना चाहिए, ठीक है। तो आज चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे। औरंगजेब के मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी के अभाव में मुगल साम्राज्य कमज़ोर होता चला गया।
और मुगल साम्राज्य कमज़ोर होता चला गया। मुगल सूबेदार बड़े जिम्मेदारों ने अपनी अपनी क्षेत्रीय सत्ता कायम करने लगी। जो मुगल काल के जो सूबेदार लोग थे वो अपने अपने क्षेत्र पे अपना सत्ता कायम करने लगे। इसी तरह पुर्तगाली और डच के बाद अंग्रेज व्यापारिक और कंपनी के रूप में भारत आए थे। जो बताए थे अभी आपको, पुर्तगाली के बाद डच आए, डच के बाद अब अंग्रेज आए थे भारत में। ठीक है, व्यापार के प्रभुत्व जमाने के लिए अंग्रेजों को पुर्तगालियों और डचों से संघर्ष करना पड़ा। दोनों से लड़ाई करके डच और पुर्तगाल दोनों से संघर्ष करने के बाद आप अंग्रेज को अंततः जीत हुई और यहाँ पे व्यापार और राजनीतिक पर इसका एक छत्र अधिकार कायम हो गया, जिसको हम लोग पूरे डिटेल से आगे में पढ़ेंगे, कैसे कैसे अंग्रेज लोग इंडिया पे आए और कैसे कैसे यहाँ पे अधिकार कायम किए। अंग्रेज एक व्यापारी कंपनी से इतने विशाल साम्राज्य के शासक बने, इस अध्याय में हम इसके में जानने का प्रयास करेंगे, पूरी डिटेल से इसमें हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग समझते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन भारत में। ठीक है, इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम के समय इंग्लैंड के कुछ व्यापारियों ने मिलकर एक व्यापारिक कंपनी का स्थापना की। इस कंपनी का नाम था द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, इस कंपनी का नाम था द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडिया कंपनी रखा गया। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को महारानी एलिजाबेथ ने इस कंपनी को पूरब की ओर एक व्यापार का एक चार्टर्ड सौंपा। चार्टर्ड जैसे को 15 साल के वो के लिए एक पत्र दिया गया कि 15 साल के लिए आप वहाँ पे व्यापार कर सकते हैं, समझे। तो इस चार्टर के तहत इंग्लैंड की कोई भी कंपनी इस क्षेत्र में व्यापार के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकती थी। इस चार्टर के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी समुद्र पार जाके नए देश की खोज एवं व्यापार कर सकती थी। ठीक है, इस चार्टर में पूरी ओपनली लिखा हुआ था। परंतु इस चार्टर के तहत दूसरे व्यापारिक देशों को पूरब के व्यापार में करने से प्रतिबंध किया जा सकता था। तो उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत आगमन से पहले 1498 ईस्वी को वास्को डी गामा नामक पुर्तगाली नावक आया था, जो आपको बताए थे कालीतट पहुंचा था, केरल के कालीतट में। और वहां से उन्होंने रेशम, काली मिर्च और लौंग, इलायची, दालचीनी ये सब ले गया था, जिसकी यूरोप में बाजार में काफ़ी मांग थी, जो यहाँ से ले गए थे। ये व्यापारी भारत से सस्ते दाम पे वस्तु खरीदते थे और यूरोप के बाजार में मुनाफा कमाते थे। तो देखिए यहाँ पे कैसे कैसे जो डायग्रामिकली बताया हुआ है, यूरोप से कैसे वो इंडिया आया था। देखिए यहाँ से वो चलना स्टार्ट किया था, उसके बाद आपको मैप में दिख रहा होगा, उसके बाद यहाँ इंडिया तक पहुँचा था वो। ठीक है, बेच देते थे। वास्को डी गामा जब भी भारत से वापस गया तो अपने मसाले से लेकर गया, यहाँ से मसाले लेके गया। वास्को डी गामा ने इन मसालों को बेचकर अपनी समुद्री यात्रा के खर्च का वहन करते हुए भारी मुनाफा भी कमाया। समुद्री यात्रा को जो खर्चा लगा था वो भरी पूर्ति हो गया, उसके बाद मुनाफा भी कमाया। यूरोपीय कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा से भारतीय बाजारों में इन सामानों की कीमत बढ़ने लगी। जैसे कि तीन कंपनियां मतलब तीनों आपस में लड़ाई कर रहे हैं तो कीमत ऑटोमेटिक बढ़ने लगेगी। तो उसके बाद इसकी वजह से इन कंपनियों का मुनाफा घटने लगी। तो तीनों कंपनियां का आपस में मुनाफा घटने लगी तो क्या करेंगे, तीनों कंपनी आपस में लड़ेंगे और फिर जो लास्ट में जीतेगी वही कंपनी यहाँ पे राज करेगी। तो स्थानीय, ठीक है, वो जो कंपनी जीतेगी तो वो लास्ट में वो कंपनी जीतती है, वो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो यहाँ पे देखिए कंपनी की गतिविधियाँ कैसे कैसे अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपना साम्राज्य स्थापित करेगा। देखिए भारत के व्यापारिक कोठी स्थापित करने के लिए ब्रिटेन के सम्राट प्रथम 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस को राजदूत बनाकर जहांगीर के दरबार में भेजा। जो ब्रिटेन के जो सम्राट थे जेम्स प्रथम, वो कैप्टन हॉकिंस को जहांगीर के दरबार में 1608 ईस्वी को सबसे पहले भेजा। ठीक है, हॉकिंस अपने प्रयास से सूरत में व्यापारिक कोठी खोलने में सफल रहा। जो हॉकिंस ही था जो कि ब्रिटिश के जो इंग्लैंड के थे, वो सबसे पहले सूरत में अपना व्यापारिक कोठी खोलने में सफल हो गया। टॉमस ने भी
टॉमस रो भी भारत आया, जिसे जेम्स प्रथम ने मुगल दरबार में समुद्री तट पर अंग्रेजी व्यापार कोठी स्थापित करने के उद्देश्य से भेजा गया था। टॉमस रो भी आया था, उसको भी भेजा गया था कि वहाँ पे समुद्री कोठी स्थापित करे। टॉमस के वापस जाने तक सूरत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थिति सुदृढ़ हो चुकी थी तथा आगरा, भड़ौच और अहमदाबाद में अंग्रेजी कोठियाँ स्थापित हो चुकी थी। ठीक है, अब देखिए 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारतीय राजनीतिक की दिलचस्पी लेने लगी। ठीक है, देखिए राजनीति में उन लोग दिलचस्पी लेने लगे, भारतीय की राजनीति में दिलचस्पी लेने लगे अंग्रेज लोग। देखिए बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी, जब बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी उस समय वहाँ के जो राजा थे वो शाहजहां ने पुर्तगालियों को क्रोधित होकर वहाँ उन्हें बंगाल से बाहर कर दिया था। बट जो अंग्रेज लोग थे उन लोग को कुछ क्षेत्र दे दिए थे उन लोग यहाँ पे व्यापार करने के लिए अंग्रेज। देखिए 1698 ईस्वी में 3 गांव सुतानटी, कालीकंता और गोविंदपुर जमींदारी 12,000 रुपये भुगतान कर प्राप्त किया। यहाँ निर्मित फैक्ट्रियों के आसपास फोर्ट विलियम, जो ये कोलकाता में अभी स्थित है, फोर्ट विलियम का निर्माण किया गया, जो कालांतर के कलकत्ता नगर कहलाता है। कालांतर में कलकत्ता नगर कहलाता है फोर्ट विलियम को। औरंगजेब के फरमान द्वारा निःशुल्क व्यापार करने की अनुमति कंपनियों को मिल गई। औरंगजेब ने इन लोगों को निःशुल्क व्यापार मतलब जो टैक्स लेते थे वो लेना बंद कर दिया, जिसके फायदा कंपनी उठा रही थी, परंतु कंपनी के अफसर अपने निजी व्यापार करते थे और शुल्क चुकाने से बचते थे, जिस कारण बंगाल के नवाब मुर्शिद कुली खां से कंपनी का टकराव हुआ। जो बंगाल के नवाब उस समय थे वो मुर्शिद कुली खां, उससे टकराव कंपनी को करना पड़ा। देखिए युद्ध की ओर अब देखिए कैसे कंपनी युद्ध में उतर जाते हैं ब्रिटिश इंडिया कंपनी, उसके बाद धीरे धीरे साम्राज्य स्थापित करेंगे। देखिए औरंगजेब की मृत्यु के बाद बंगाल के नवाब अपने को सशक्त बनाने में जुट गए। जो औरंगजेब का मृत्यु हो गया तो बंगाल के नवाब जो थे मुर्शिद कुली खां उस अपना सेना को सशक्त बनाने के लिए ये हो गए, मतलब सशक्त बनाने के लिए जुट गए। अंग्रेज इस समय तक अपनी स्थिति मजबूत कर चुका था, अंग्रेज लोग पूरा मजबूती हो अपना कर लिया था। दक्षिण में फ्रांसीसियों पर विजय प्राप्त कर बंगाल में धन कमाने में उनके हौसले बढ़ चुके थे। दक्षिण में वो फ्रांसीसी लोग को भी हरा चुके थे अंग्रेज लोग। मुर्शिद कुली खां, अलीवर्दी खां और सिराजुद्दौला बंगाल के शक्तिशाली शासक थे। जो 3 थे वो बंगाल के शक्तिशाली शासक थे। उन्होंने अंग्रेजों के व्यापारिक हित पर रोक लगाने की पूरी कोशिश की। व्यापारिक रियासतों पर कमी नजराने की मांग सिक्के ढलने और किले बंदी के रोक में बंगाल के नवाब ने टकराव हुआ, रोकने से बंगाल के नवाब में टकराव हुआ। इस विवाद में बंगाल के नवाब और अंग्रेजों ने अपने अपने तर्क में थे, दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश में लगे थे। टकराव इतना बड़ा हुआ कि इसकी परिणति प्लासी का युद्ध तक पहुंच गया। अब देखते हैं हम लोग प्लासी का युद्ध कैसे कैसे हुआ। एक तरह से हम लोग प्लासी का युद्ध को नाम मात्र का युद्ध भी कहा जाता है। इसमें कोई युद्ध नहीं हुआ, मात्र 3 घंटे 4 घंटे की युद्ध हुआ था। देखिए हम लोग प्लासी के युद्ध को समझते हैं। अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद, अलीवर्दी खां जो बहुत बड़े शासक थे कोलकाता के, उसके मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। सिराजुद्दौला अंग्रेज चाहते थे कि बंगाल के शासक उनके व्यापारिक हितों का ध्यान रखे। जो अंग्रेज लोग थे वो चाहते थे कि सिराजुद्दौला उसके व्यापार जो कर रहे हैं अंग्रेज लोग उसका ध्यान रखे, लेकिन सिराजुद्दौला के आगे अंग्रेजों का मंसूबा कामयाब नहीं हो पा रहा था। लेकिन सिराजुद्दौला उस बात से सहमत नहीं था। अंग्रेज एक तरफ से नवाब के विरोधियों और शत्रुओं को शरण दे रहा था। जो अंग्रेज जो थे ना वो सिराजुद्दौला के विरोधी और शत्रुओं को अपने तरफ से ले रहे थे, ताकि कभी भी लड़ाई हो तो वो मेरा साथ में आके लड़ाई दें। दूसरी तरफ सिराजुद्दौला के खिलाफ राजनीतिक षड्यंत्र भी रच रहे थे। अंग्रेज लोग बहुत ही चतुर थे, परंतु अंग्रेजों को इसमें कामयाबी नहीं मिल रही थी। उसमें अंग्रेज लोग कामयाब नहीं हो पा रहे थे क्योंकि सिराजुद्दौला बहुत बड़े नवाब थे बंगाल के। तो इसी बीच सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों पर दबाव डालना शुरू किया। उसने आदेश जारी किया कि उसके राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप न करे। वो अंग्रेज लोग थे वो
उसका राजनीतिक मामला में हस्तक्षेप करते थे। तो अपने किलेबंदी रोकें, अपना जो किलाबंदी जो बना रहे थे अंग्रेज लोग, उनको रोकने के लिए बोला। बकाया राजस्व चुका, जो बकाया जो टैक्स था उसको चुकाने के लिए बोल रहे थे, सिराजुद्दौला बोल रहा था। ऐसी परिस्थिति में अंग्रेज और बंगाल के नवाब के बीच में संघर्ष हो गया। जो बीच संघर्ष हो गया, सिराजुद्दौला ने फोर्ट विलियम को किलेबंदी को नष्ट करने का आदेश दिया। जो फोर्ट विलियम जो बनाया था वो अंग्रेज लोग, उसको नष्ट करने के लिए आदेश दिया, जिसे अंग्रेज ने ठुकरा दिया। क्रोधित होकर नवाब ने 1756 में मीर कासिम बाजार पर आक्रमण कर अपने कब्जे ले लिया। ठीक है, उसके बाद 20 जून 1756 को नवाब का फोर्ट विलियम पर अधिकार हो गया। नवाब का फौज ने कई अंग्रेज अफसरों को गिरफ्तार कर लिया। जो सिराजुद्दौला की फोर्स से वो कई अफसरों को गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद गोदाम पर कब्जा जमा लिया। कई अंग्रेज अफसरों आत्मसमर्पण कर दिया। अनेक अंग्रेज बंदी बना लिए गए। कलकत्ता पर भार मणिकचंद का सौंपा गया। अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद लौट गए। ठीक है, उसको मणिक चंद्र को सौंप के वो अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद लौट गए। जब इस घटना की जानकारी मद्रास तक पहुंची, तब तो अंग्रेज क्रोधित उठे, बहुत ज़्यादा क्रोधित हो उठे। वे नवाब के सबक सिखाने की योजना बनाने लगे। रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में थल सेना और नौसेना ने कलकत्ता की ओर प्रस्थान कर दिया लड़ने के लिए। अब उन लोग लड़ने के लिए प्रस्थान कर दिया। स्थिति का आकलन करने के बाद क्लाइव ने नवाब के कई बड़े अधिकारियों को रिश्वत देकर अपने पक्ष ले लिया। देखिए, यहाँ पे जो अंग्रेज लोग थे वो नवाब के बड़े बड़े अधिकारी लोग को अपने रिश्वत दे के अपने पक्ष में कर लिया। इस परिस्थिति में मणिकचंद ने बिना प्रतिरोध किए कलकत्ता अंग्रेजों को सौंप दिए। जो मणिकचंद्र थे, जिस सिराजुद्दौला ने उसको सौंप कर अपना राजधानी लौट गया था मुर्शिदाबाद, तो वो बिना प्रतिरोध किए हुए अंग्रेजों को वो सौंप दे रहे हैं। ठीक है, देखते हैं। अब देखिए, तो इससे अंग्रेजों का है कि मनोबल बढ़ा और उसके बाद नवाब के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। विवश होकर नवाब को अलीनगर की संधि करनी पड़ी। जो नवाब थे, संधि करनी पड़ी, जिसके तहत नवाब ने कंपनी को वह सभी व्यापारिक सुविधाएं लौटा दी जो मुगल शासक के फर्रुखसियर ने फरमान द्वारा प्राप्त किए थे। वो सारी मतलब जो ये संधि हुई उसमें से उस सब वापस करना पड़ा। इस संधि के बावजूद दोनों पक्षों में अनिवार्य कायम रहा। अंग्रेज नवाब के विरुद्ध षड्यंत्र करते रहे। जो अंग्रेज लोग थे वो बहुत ही चालाक थे, वो नवाब के विरुद्ध षड्यंत्र रचते गए। नवाब भी अंग्रेजों को लेकर सजग थे। अंततः युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार हो गई। देखिए, 23 जून 1757 को मुर्शिदाबाद के दक्षिण में 22 मील की दूरी तक पर स्थित फ्लासी नामक स्थान पर सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना के बीच लड़ाई हुई। सेनापति मीर जाफर, जो सिराजुद्दौला के सेनापति थे, मीर जाफर के विश्वासघात के कारण नवाब की हार हुई। यहाँ पे देखिए, ये एक युद्ध नहीं हुआ था, एक विश्वासघात हुआ था, जिसके कारण सिराजुद्दौला को हारना पड़ा था। और फ्लासी का युद्ध एकमात्र नाम युद्ध था। इस युद्ध कुछ ही घंटों में समाप्त हो गई। इसी फ्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों का जो कब्जा है वो भारत पे ज़्यादा हो जाता है। देखिए, फ्लासी, यदि एक यहाँ पे आपको अभी सोचने के लिए कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, फ्लासी के युद्ध को एकमात्र नाम के युद्ध से क्यों जाना जाता है? ठीक है, इसके बारे में आप थोड़ा सोचिएगा और अपने बारे में चर्चा कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए, युद्ध के बाद सिराजुद्दौला की हत्या कर दी गई। मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया। जो उसके साथ में सिराजुद्दौला के साथ में चीटिंग किया, जो मीर जाफर था, उसको बंगाल का नवाब बना दिया अंग्रेज लोग ने। फिर देखिए, भारत में कंपनी की यह जीत बहुत मायने रखती है। जो कंपनी जीती वो बहुत मायने रखी। अपनी कंपनी मीर जाफर को कठपुतली का शासक समझ रही थी। जो कंपनी थी वो मीर जाफर को जैसा चाह रहे थे वैसा नचा रहे थे, क्योंकि उसके द्वारा उसको मिला हुआ था। ठीक है, परंतु धीरे धीरे कंपनी को महसूस हुआ कि मीर जाफर भी अपनी प्रजा की भलाई के लिए कंपनी के व्यापारिक हितों को रक्षा करने से आनाकानी कर रहा था। देखिए, जब अंग्रेज को पता चला कि मीर जाफर
अपने प्रजा की मतलब अच्छाई के लिए, कंपनी के हितों को समझने के लिए वो आनाकानी कर रहा था। तो फिर अंग्रेज ने मीर जाफर को जो हटा नवाब हटाकर मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया। देखिए अंग्रेज लोग जो चाह रहे थे वही कर रहे थे यहाँ पे। जब मीर कासिम भी अंग्रेज की सभी बात मानने से इनकार करने लगे, देखिए फिर मीर कासिम ने भी बात मानना इनकार कर रहे हैं, तो उसके खिलाफ साजिश करने की जुट गए हैं। देखिए तो 16 जुलाई 1763 में कंपनी ने मीर जाफर को बंगाल की नवाबी सौंप कर मीर कासिम के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। देखिए यहाँ पे अपने अपने में यहाँ अंग्रेज लोग लड़ा रहे हैं इंडियंस लोग को, ठीक है। यह युद्ध इतिहास में बक्सर के युद्ध के नाम से जाना जाता है, जो कि 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर में हुआ। इस युद्ध में एक मुगल शासक शाह आलम द्वितीय, अवध का नवाब शुजाउद्दौला और मीर कासिम तीनों मिलके लड़ाई किया अंग्रेजों से, तभी भी अंग्रेज सेना को नहीं परास्त कर पाए। दूसरी तरफ से अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कैप्टन मुनरी कर रहा था। तीनों तीनों की सम्मिलित संख्या भयभीत होकर अंग्रेजों के अवध नवाबों को पक्ष में मिलने की कोशिश की, लेकिन असफल हुए। हम बोले कि अंग्रेज लोग को सेना को नहीं हरा पाए। अंततः इस युद्ध का परिणाम हार सिद्ध हुआ। बक्सर के युद्ध में विजय होने के बाद भारत में वास्तविक रूप से ब्रिटेन संप्रभुता स्थापित हो गई। अब मुगल सम्राट बंगाल का नवाब, अवध का नवाब पूर्ण रूप से कठपुतली शासक बन गए। देखिए अंग्रेज कठपुतली शासक के अनुभव से सीख लेते हुए नवाब बनने के रास्ता खोजने लगे। अब यहाँ पे नवाब बनने की अपना रास्ता खोजने लगे। इलाहाबाद की संधि के द्वारा मुगल सम्राट ने कंपनी के बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त कर दिया। बंगाल में विशाल राजस्व संसाधन का एकाधिकार नियंत्रण स्थापित हो गया, ठीक है। देखिए अब जो अंग्रेज का जो अफसर लोग थे उन लोग का लक्ष्य क्या चेंज हो गया। देखिए कंपनी के अफसर और कर्मचारी भारत के खूब कमाई कर नवाब की तरह अपना जीवन व्यतीत करना चाहने लगे, ठीक है। उसके बाद इसके लिए कंपनी के अफसर और कर्मचारी भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने लगे। नवाब पर उनका दबाव यह रहता था कि वो कंपनी के अफसरों को जमीन और पूरा पैसा दे। रॉबर्ट क्लाइव ने तो भारत के कुछ संपत्ति अर्जित किया। वो रॉबर्ट क्लाइव को बोला जाता है कि बहुत सारी संपत्ति यहाँ से भारत से अर्जित किया, पर सभी अफसर और कर्मचारी उसके तरह नहीं कमा पाए, रॉबर्ट क्लाइव की तरह नहीं कमा पाए, ठीक है। तो देखिए कंपनी का फैलता साम्राज्य अब कैसे कैसे धीरे धीरे जो 2 युद्ध हुआ, दोनों युद्ध में जीतने के बाद कंपनी का साम्राज्य कैसे कैसे फैलने लगा। देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय रियासत और अधिग्रहण करने के लिए सीधे सैनिक हमले न करके राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक साधन का सहारा लिया। देखिए आप कूटनीतिक साधन अपना रहे हैं अंग्रेज लोग। कंपनी ने भारतीय रियासतों में राजनीतिक एवं वैश्विक हितों की रक्षा के लिए अपनी रेजिडेंट नियुक्त करने लगे। देखिए भारतीय रियासतों पर सहायक संधि के तहत अपनी स्वतंत्र सेनाएं को रखने की रोक लगा दी गई। कंपनी अपनी सेना रखती और इस सेना के रख रखाव का खर्च भारतीय शासकों को उठाना पड़ता था। देखिए कितना चालाक थे अंग्रेजी लोग। कंपनी अपना सेना रखती थी और मतलब खर्चा जो होता था सेना पे वो भारतीय के नवाबों को सौंपा गया था, ठीक है। तो देखिए ये जो पिक्चर दिख रहा होगा आपका, अपने बेटे और ब्रिटिश रेसिडेंट्स के साथ खड़े नवाब सिराजुद्दौला टिल्ली के बनाए गए चित्र ही है, ठीक है। तो देखिए अब कैसे कैसे मतलब साम्राज्य को स्थापित कर रहे हैं अंग्रेज लोग, तो उसके खिलाफ में इंडियन लोग आ रहे हैं। तो देखिए दक्षिण भारतीय राज्य समूह की कंपनी के प्रत्यक्ष कार्रवाई के रास्ता अपनाकर अपनी राजनीतिक आकांक्षाओं की पूर्ति। हैदर अली के पुत्र जो टीपू सुल्तान थे मैसूर की कमान संभाली। हैदर अली की मृत्यु के बाद थी वो मैसूर की कमान संभाली थी, ठीक है। देखिए टीपू सुल्तान हैदर अली कि अंग्रेजों को लड़ते लड़ते मारे गए थे।
हैदर अली उसके पिता से जो मार गया। टीपू सुल्तान ने कंपनी के व्यापारिक हितों पर आघात किया। उसने अपने रियासत और बंदरगाह से चंदन, काली मिर्च, इलायची का निर्यात पर रोक लगा दी। जो जो ले जा रहे थे उन लोग पर रोक लगा दी टीपू सुल्तान ने। साथ ही टीपू सुल्तान ने फ्रांसीसियों की मदद से अपनी सेना का आधुनिकीकरण भी किया। जो टीपू सुल्तान थे वो फ्रांसीसी लोग के साथ मिल गए हैं और वहाँ जो सैनिक लोग थे उन लोग को अच्छा सा प्रशिक्षण किया। ठीक है, फ्रांसीसियों के साथ बढ़ते हुए संबंध से अंग्रेज काफ़ी शंकित हो गए। जो अंग्रेज लोग थे वो काफ़ी सोच में पड़ गए कि टीपू सुल्तान आखिर फ्रांसीसियों के साथ क्यों मिल रहा है। टीपू सुल्तान ने तुर्की एवं फ्रांस में दूत भेजकर उनका समर्थन प्राप्त करने की कोशिश की। टीपू सुल्तान ने तुर्क में भी अपना राजदूत भेजा और फ्रांस में भी। टीपू सुल्तान की बढ़ती हुई शक्ति को देखकर अंग्रेज ने मैसूर में खतरे को खत्म करने के लिए सैनिक कार्रवाई शुरू कर दी। देखिए, टीपू सुल्तान जब उभर रहे थे तो पता चल गया कि हमारे लिए नुकसान हो सकता है, तो अंग्रेज ने सैनिक कार्रवाई शुरू कर दी। टीपू सुल्तान से पहले उसके पिता हैदर अली भी अंग्रेज के प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध इतना में और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कर चुके थे। जो दो युद्ध कर चुके थे। टीपू सुल्तान के पिता जो हैदर अली थे वो 2 युद्ध लड़ चुके थे। टीपू सुल्तान के साथ भी अंग्रेज का 2 युद्ध हुए। पहला युद्ध तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, और यह युद्ध लॉर्ड कार्नवालिस और टीपू सुल्तान के बीच हुआ। तो ये आपको क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। जो 2 युद्ध हुए थे वो टीपू सुल्तान के ने किए थे और 2 युद्ध हुए थे जो उनके पापा ने किए थे, हैदर अली ने। तो पूछेंगे कौन सा 2 युद्ध आपको टीपू सुल्तान ने किए थे, तो लास्ट का 2 युद्ध थे वो टीपू सुल्तान के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो टीपू सुल्तान के बहादुरी के साथ दुश्मनों का सामना किया, परंतु विवश होकर उसे अंग्रेजों के साथ श्रीरंगपट्टनम की संधि करनी पड़ी। इस संधि में मैसूर को आर्थिक एवं सामरिक रूप से कमजोर कर दिया। टीपू के लिए अब अंग्रेजों से मैसूर को बचाए रखना मुश्किल हो गया था। अंग्रेजों से मैसूर को बचाए रखना मुश्किल हो गया था। लॉर्ड वेलेस्ली ने टीपू पर फ्रांसीसियों को अपने यहाँ बुलाकर अंग्रेजों के विरुद्ध षड्यंत्र रचने का आरोप लगा दिया। जब टीपू सुल्तान जब फ्रांसीसियों के साथ जो ये षड्यंत्र रच रहा था तो उसको आरोप लगा दिया। देखिए, उसके बाद 4 मई 1799 ईस्वी को चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान बहादुरी के साथ लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हुए। तो ये लास्ट में जो टीपू सुल्तान है चतुर्थ आंग्ल युद्ध में वो अपना वीर गति को प्राप्त हो जाता है, यानी कि ये टीपू सुल्तान के बारे में थोड़ा सा था। इसके टीपू सुल्तान के लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें उसकी जो खूबियां थी उनको हम अलग से दर्शाऊंगा। ठीक है, तो अंग्रेज ने मैसूर पर सहायक संधि थोपते हुए मैसूर का राजकाज वाडियर वंश को सौंप दिया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए टीपू सुल्तान आधुनिक काल का शासक था, इसके बारे में भी जाने। टीपू सुल्तान आधुनिक काल का शासक भी था जो युद्ध के मैदान में वीर गति प्राप्त हुए। जो युद्ध के मैदान में लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त किए। टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था तथा भारत में जैकोबियन क्लब का स्थापना किया था। जो टीपू सुल्तान ने किस क्लब का स्थापना किया था, तो जैकोबियन क्लब का। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा, थोड़ा ये क्वेश्चन में आ सकता है। ठीक है, मराठों के साथ संघर्ष कंपनी का किस तरह से मराठों के साथ संघर्ष हुआ उसको यहाँ पे दिखाया गया है। देखिए, मराठों की शक्ति में से अंग्रेज काफी चिंतित थे और पानीपत के तीसरी लड़ाई में हार के पश्चात मराठों की कई राज्यों में बांट दिया गया था। मराठा लोग को बहुत राज्यों में बांट दिया था। इस हार के साथ दिल्ली के साथ पूरे देश में शासन चलाने का सपना टूट गया मराठा लोग का। देखिए, सिंधिया और गायकवाड़, होल्डर और भोसले परिवार जो अभी महाराष्ट्र में बहुत सारे अभी भी हैं, तो अलग अलग राज्यों में शासन चला रहे थे। ये सब थे वो शासन चला रहे थे। अंग्रेजों व मराठों के बीच 3 युद्ध हुए। पहला युद्ध 1782 ईस्वी में जिसकी संधि सालबाई के साथ खत्म हुई। दूसरे आंग्ल मराठा युद्ध जो 1803 ईस्वी में, जिसको आगरा और दिल्ली में कई भूभाग अंग्रेजों ने कब्जे में कर लिए। ठीक है, तीसरा युद्ध हुआ था वो 1817 ईस्वी में। इसके बाद मराठों की ताकत पूरी तरह से अंग्रेज लोग ने कुचल दिया।
ठीक है। तो उसके बाद देखते हैं महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस दो प्रसिद्ध मराठा योद्धा के शासक थे। ये जो दो थे, इसको पूछा जा सकता है कहीं पे, दो प्रसिद्ध कौन से मराठा योद्धा थे, तो नाना फडणवीस और महादजी सिंधिया। देखिए अब देखते हैं हम लोग सर्वोच्चता का दावा, जो अब लॉर्ड मिंटो के बाद में जो इंडिया पे आते हैं भारत के गवर्नर बनकर, जनरल गवर्नर बनकर, वो है लॉर्ड हेस्टिंग। जो हेस्टिंग के आने के बाद आने तक मुगल साम्राज्य का औपचारिक रूप से सर्वश्रेष्ठ माना जाता था। उससे आने से पहले उसको सर्वश्रेष्ठ माना जाता था, परंतु हेस्टिंग्स ने सर्वोच्चता की एक नई नीति की शुरुआत की। इससे पहले गवर्नर जनरल के रूप में भारत में राजनीतिक श्रेष्ठता को बढ़ाने का प्रयास किया। जो हेस्टिंग है वो राजनीतिक को यहाँ पे बढ़ाने का प्रयास किया। ठीक है, उसने आरंभ कर दिया। इसके लिए उसने भारतीय रियासतों को अधिग्रहण में ले लिया, अपने कब्जे में ले लिया। आवश्यकता अनुसार उन्हें धमकाया भी, फिर उन लोगों को धमकाने भी लगा। तो साला अंग्रेज लोग थे ही ऐसे, परंतु इनके फलस्वरूप उसे विरोधी का सामना करना पड़ा, उसको विरोध का भी सामना करना पड़ा। जैसे कितूर पर कब्जा करने के प्रयास में रानी चेन्नम्मा ने अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार उठाकर आंदोलन शुरू कर दिया। जो चेन्नम्मा थी वो अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन शुरू कर दिया। 1830 में के अंतिम दशक में कंपनी रूस में फैलते प्रभाव से सशंकित थी। उत्तर पश्चिम भारत में अफगानिस्तान और सिंध की विजय के पश्चात भय कम हो गया। देखिए भय जो है कम हो गया। पंजाब में रंजीत सिंह ने उसे रंजीत सिंह से भारी विरोध का सामना करना पड़ा था अंग्रेज लोग को। लेकिन अंततः 1849 ईस्वी में अंग्रेजों ने पंजाब पर भी अधिकार जमा लिया था। ठीक है, देखिए विलय की सिद्धांत। देखिए अंग्रेज लोग कैसे अपना यहाँ पे सिद्धांत को अपनाया, विलय की सिद्धांत, जिसको हम लोग हड़प नीति बोलते। देखिए भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के लिए लॉर्ड डलहौजी ने विलय यानी कि राज्य हड़प की नीति का सहारा लिया, राज्य को हड़पने का नीति का सहारा लिया। इसके तहत सर्वप्रथम सतारा, जो कि अभी महाराष्ट्र पुणे में है, संबलपुर और उदयपुर, नागपुर और झांसी इस आधार पर अपने राज्य को मिला लिया। इन लोग जो थे, इन लोग को अपने राज्य में मिला लिया। इन रियासतों में कई पुरुष वारिस नहीं था। कुशासन का आरोप लगाकर 1856 ईस्वी में अवध और अपने नियंत्रित में ला लिया। देखिए ये सबको अपने नियंत्रित में ला लिया। जैसे 1857 के महान विद्रोह के सक्रिय भूमिका निभाई। डलहौजी ने अपनी इस नीति के द्वारा उनके प्रजा में असंतोष भावना भर दी। उसके बाद अंग्रेज विरोधी विद्रोह को बढ़ावा दिया। तो देखिए अब आगे हम लोग देखते हैं नए शासन व्यवस्था। देखिए नए शासन व्यवस्था कैसा अंग्रेज लोग स्थापित करते। वारेन हेस्टिंग जब 1773 में आते हैं भारत, तो पहला गवर्नर जनरल बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ उनको। भारत में अंग्रेजी, तो आपको क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि पहला गवर्नर जनरल कौन बना, तो वारेन हेस्टिंग। ठीक है, भारत में अंग्रेजी राज्य में विस्तार और सुदृढ़ीकरण में वारेन हेस्टिंग की काफ़ी भूमिका रही है। ठीक है, उसको हम लोग देखते हैं। उसके समय तक कंपनी बंगाल, बम्बई, मद्रास सत्ता हासिल कर चुकी थी। जब वारेन हेस्टिंग आई थी तो ये सब चीज़ में कंपनी थी वो ब्रिटिश स्टेशनरी कंपनी, वो अपना सत्ता को हासिल कर चुकी थी। तीनों कंपनियों प्रशासनिक इकाई, उन्हें प्रेसिडेंसी भी कहा जाता था। वारेन हेस्टिंग ने कई प्रशासनिक और न्यायिक सुधार किए। न्यायिक व्यवस्था के तहत हर जिले में फौजदारी अदालत, दीवानी अदालत स्थापित किए। जो ये थे वारेन हेस्टिंग, ये फौजदारी अदालत और दीवानी अदालत को स्थापित किया। जिला कलेक्टर दीवानी अदालतों में मुखिया होते थे। फौजदारी अदालत काजी एवं मुफ्ती अधीन होते थे। ठीक है, तो उन पर कलेक्टर निगरानी रखते थे। 1773 में जब रेगुलेटिंग एक्ट, जो कि काला कानून कहा जाता है भारत के इतिहास में, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। जिला के कलेक्टर का मुख्य नाम का कमान लगाकर संग्रह किया। वह न्यायाधीश पुलिस अधिकारी की सहायता से जिला में कानून व्यवस्था को बनाए रखता था। कलेक्टर की कार्यकाल होता था, जहां वह प्रशासन का संचालन
करता था। और देखिए अब आगे देखते हैं हम लोग कंपनी की सेना, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना थी वो किस प्रकार थी। ठीक है, तो मुगल की ताकत घुड़सवार और पैदल सेना की थी। तीरंदाजी और तलवारबाजी का प्रशिक्षण वे लगातार लेते रहे। जो कंपनी के जो सेना थे वो सब ये सब का शिक्षण लेते रहे। ग्रामीण इलाकों में मुगल की सशस्त्र किसानों की एक बड़ी सेना थी। स्थानीय जमींदार को मुगलों को आवश्यकता अनुसार सिपाही की जरूरत को पूरा करते थे। अवध और बनारस के किसानों को सेना में शामिल करने के पश्चात उन्हें प्रशिक्षण दिया ताकि वे पेशेवर सैनिक बन सके। कंपनी भी जब अपनी सत्ता सैनिक ताकत की बदौलत बढ़ने में जुटी तो उसे सैनिकों की भर्ती यह तरीका अपनाया। उन्हें सिपाही सियाप कहा जाता है। जो सैनिक भर्ती की प्रक्रिया अपनाया वो सियाप कहा जाता है। 1820 ईस्वी के दशक में घुड़सवार टुकड़ियों की जरूरत कम होती गई। पैदल टुकड़ियों की महत्व बढ़ता गया। पैदल के वाले को बर्मा, अफगानिस्तान और मिस्र में ब्रिटेन फौज लड़ रही थी। जब 1820 ईस्वी जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बीच चला था, ये मिस्टेक्स हो गया। तो इसको यहाँ पे देखिए, जब अफगानिस्तान और मिस्र में ब्रिटेन की फौज लड़ रही थी जिसके कारण अंग्रेज ने अपनी सेना को सशक्त करने के लिए यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षण और अनुशासित करना शुरू किया। जो इंडिया के जो सैनिक लोग थे उसको यूरोपीय ढंग से इन लोग प्रशिक्षण देना शुरू किया। ठीक है, इस कड़ी में अपनी सेना को सशक्त करने के लिए अंग्रेज कभी कभी जाति और समुदाय के भावनाओं को भी ध्यान में नहीं रखते थे। अंग्रेज लोग जो गोरे का और काले का जो जाति भेदभाव करते थे उसको भी ध्यान में नहीं रखते थे, क्योंकि यहाँ के जो सैनिक लोग थे उनको अच्छे से शिक्षण देना, जिसकी वजह से सेना में असंतोष बढ़ जा रहा था। ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे एक व्यापारिक कंपनी से एक औपनिवेशिक शक्ति बन गई इंडिया पे। ठीक है, भाप के सहारे चलने वाली समुद्र जहाज का कारण अब अंग्रेज अपने परिवार आसानी से भारत में लाने लगे। जहाज के थ्रू अपना परिवार अंग्रेज लाने लगे। पहले उन्हें इस समुद्री यात्रा में 6 से 8 माह का समय लग जाता था, परंतु अब भाप से इंजन चलने वाले जहाज से यह सफ़र अब 2 से 3 सप्ताह में पूरा होने लगा। जो 2 से 3 सप्ताह में उन लोग आने लगे भारत। देखिए 1857 ईस्वी तक भारतीय उपमहाद्वीप 63% भूभाग 78 देखिए यहाँ पे 1797 ईस्वी में अंग्रेज लोग का जो कब्जा था वो किस किस क्षेत्र पे था? कलकत्ता में था, बनारस में था और ये यहाँ पे था। ठीक है, उसके बाद जो अगला जो है 1840 ईस्वी में इन लोग ने पूरा, देखिए जहाँ जहाँ येलो दिख रहा है उस सब में पूरा इन लोग ने कब्जा कर लिया। ठीक है, तो ये है कितने सालों के दरमियान है? 1797 की से 40, लगभग 43 साल में इन लोग इतना जगह पे उन लोग कब्जा कर लिया था। आप देखते हैं इस मानचित्र पे, ये है 1857 जब प्लासी का युद्ध हुआ था उस समय का। देखिए कहाँ कहाँ पे इन लोग अपना पूरा कब्जा कर लिए थे। लाहौर जो अभी पाकिस्तान के भाग में मिलता है, बनारस, कलकत्ता, काठमांडू नेपाल पे है, लखनऊ, पूना, हैदराबाद, मैसूर, ये सब सारे चीज़ में ब्रिटिश लोग अपना कब्जा अधीन कर लिया था। ठीक है, तो इसी को देखते हुए हम लोग आगे देखते हैं थोड़ा सा। तो हम लोग इस वीडियो में हम लोग जाने कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और उससे पहले भी जो कंपनियां आती है वो किस तरह से यहाँ पे अपना बिजनेस व्यापार करने के ढंग से आती है और अपने किलाबंदी की स्टार्ट करना शुरू करती है। उसके बाद अपना साम्राज्य को बढ़ावा देती है। तो आज हम लोग थोड़ा सा देखेंगे झारखंड में कंपनी किस तरह से, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वो किस तरह से यहाँ पे आई थी, तो उसको हम लोग थोड़ा सा झारखंड के बारे में जान लेते हैं। देखिए झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश सिंहभूम जिले, जो कि अभी कहाँ पे है, ये में पड़ता है, अभी आपका जमशेदपुर तरफ पड़ता है, में हुआ था। 1765 ईस्वी में बिहार, बंगाल, उड़ीसा की दीवानी जब ईस्ट इंडिया कंपनी को प्राप्त हुई थी तब झारखंड अंग्रेजों के अधीन आ गया। देखिए 1765 ईस्वी में, तब तक वो बिहार भी, बंगाल भी, उड़ीसा भी सब एक ही रीजन में आते थे। तो उस समय झारखंड में इसके अधीन पे आ गया। अंग्रेज उस समय बिहार का एक अंग था। झारखंड उस समय एक बिहार का अंग था। हालांकि इसके 6 साल बाद
तक अंग्रेज सरकार यहाँ कोई सीधी प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित नहीं कर पाई। इसका रीजन है यहाँ के जो आदिवासी जो यहाँ लड़ाई किए, उसका रीजन है कि यहाँ 6 साल तक यहाँ पे अंग्रेज यहाँ पे कोई स्थापित नहीं कर पाए। देखिए झारखंड उस समय उसके बाद 18वीं सदी के अंत तक इस क्षेत्र में राजस्व वसूली, कानून व्यवस्था लागू करने के लिए अंग्रेज को काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेज को कई जनजातीय आंदोलन का सामना करना पड़ा, जिसको हम अभी बताएं आपको। दीवानी मिलने के 2 वर्ष के बाद 1767 ईस्वी में अंग्रेज ने सिंभू में प्रवेश के तुरंत बाद यहाँ पे विद्रोह मानभूम के अधप्रस्थ राजा जगन्नाथ ढाल के नेतृत्व में यहाँ पे लड़ाई हुआ, जिसे ढाल विद्रोह के नाम से हम लोग जानते हैं, अभी नाम से जाना जाता है। तो अंग्रेजों ने आगमन के साथ झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों में सत्ता और शासन के शोषण के एक नए अध्याय की शुरुआत हो गई। देखिए किस तरह से हो गई। उसके बाद 1793 ईस्वी में अंग्रेज ने परमानेंट सेटेलाइट कानून के बाद शोषण के दमन और चक्र तेजी से चलने लगे और उसके खिलाफ आदिवासी संघर्ष की शुरुआत हुई। अंग्रेज को यहाँ जनजातीय एवं सदानों को दिक्कू की संज्ञा दी थी। देखिए अंग्रेज लोग जो आए थे यहाँ पे, उन लोग जनजातीय और सदानों थे, उन लोग को अंग्रेज लोग को दिक्कू बोलते थे। ठीक है, तो इसको आप लोग थोड़ा ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कहीं। दोस्तों तो आज का मेरा लेक्चर यहीं पे ख़त्म हो रहा है। आशा करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह से पूरा आपको कंटेंट मिल जाएगा एनसीईआरटी का, आधुनिक भारत का। उसके बाद मेडिवल हिस्ट्री पढ़ाऊँगा, उसके बाद एनिसेंट हिस्ट्री पढ़ाऊँगा, फिर ज्योग्राफी पॉलिटी पे आऊँगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप सब अपने फैमिली के साथ घर में स्वस्थ होंगे। मेरे शुभकामना है कि आप लोग स्वस्थ और अच्छे रहें। ठीक है, बाय, थैंक यू।